वेलकम यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे वेटलैंड्स एंड रामसर साइट। 6 सेमेस्टर जो एनईपी का हमारा पहला बैच अब पास आउट होगा, दैट इज 6 सेमेस्टर। उसमें यूनिट 1 जो इकोलॉजी वाला पेपर है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटलैंड्स एंड रामसर साइट। अब यहाँ पे आपको इस टॉपिक से लग रहा होगा कि क्यों वेटलैंड्स एंड रामसर साइट्स लिखा है, क्या ये अलग अलग चीज़ है? नहीं, सेम चीज़ है। जनरली वेटलैंड्स कहते हैं, और जब कोई चीज़ इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो उसी वेटलैंड्स को हम रामसर साइट्स कहते हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, क्या होते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स आर 1 मिनट, आई हैव टू टेक माय पॉइंटर। यस, वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड नाम सुनने से आपको आ रहा होगा कि कोई गीली गीली जमीन, ठीक है, बिल्कुल वही होता है लैंड एरिया जो थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दलदली सा जो लैंड एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड वेटलैंड। और वेटलैंड होते क्या है? यूनिक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम वेयर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट मीट। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जमीन और पानी मिलते हो, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट जहाँ पे आपस में मिलते हो, ठीक। यूनिक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है वेयर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स मीट। 4 मेजर टाइप के वेटलैंड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज मार्श, सेकंड वन स्वैम्प, थर्ड वन बैग्स एंड फोर्थ वन फेन। मार्शेस क्या है? मोस्ट प्रोडक्टिव वेटलैंड। प्रोडक्टिव वेटलैंड मतलब इसमें हर्ब्स होंगे, श्रब्स होंगे, फ्लोरा फौना रिच होगा, ठीक है। दूसरी चीज इनका एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। स्वैम्प्स, स्वैम्प्स क्या है? फॉरेस्टेड वेटलैंड्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे वुडी ट्रीज ज़्यादा होंगी, ग्रासेस डोमिनेट करेंगे, हर्ब श्रब कंपेरेटिवली कम होंगे। बॉक्स, बॉक्स क्या है? ऑर्गेनिक सॉइल वेटलैंड, ठीक है, ऐसी सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें, नाइट्रोजन। फेंस, फेंस क्या है? एल्केलाइन है रेदर देन एसिड। एसिडिक की जगह इसमें एल्केलाइन एरिया ज़्यादा है। रिसीविंग वाटर मोस्टली फ्रॉम सरफेस एंड ग्राउंड नट सोर्सेज, मतलब जो ग्राउंड वाटर सोर्स है या सरफेस, मतलब नेचुरल, या तो रेनफॉल के थ्रू या तो इसमें कोई वाटर रिचार्ज सिस्टम जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे वेटलैंड्स में। 3 इसमें मेजर फीचर्स हैं। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोलॉजी, ठीक है, वाटर। सेकेंड वन टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड थर्ड वन टाइप ऑफ सॉइल। हाइड्रोलॉजी हैज 2 कंपोनेंट्स। हाइड्रोलॉजी में 2 कंपोनेंट है। पहला फिजिकल मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक, डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन, फ्लडिंग एंड ग्राउंड वाटर। हाइड्रो पीरियड, ठीक है, वाटर है क्योंकि ये ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट आपस में मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी है और एक्वेटिक भी है। पानी है, पानी किस तरह का है? या तो नेचुरल है या तो इंसान के द्वारा मेंटेन किया हुआ है, उसमें वाटर की कंटिन्यूअस सप्लाई की जा रही है, ठीक। अब जो पानी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी एंड सीजन, ठीक है। बारिश के टाइम वाटर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, वाटर ज़्यादा होगा। गर्मी के टाइम ऑब्वियसली वाटर कम होगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, और सीजन ऑफ फ्लडिंग, ठीक। ये थोड़ा सा दिखाया है वाटर ट्रांसपीरेशन, इवोपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा जो वाटर लॉस होता है, और कैसे चीज़ों को फिर प्रेसिपिटेशन जो नेचुरल रेनफॉल होती है उसके थ्रू ये मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट, वेटलैंड्स को हम कहते हैं किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, किडनी की तरह देखिए बना है, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। किडनी का काम क्या होता है? फिल्टरेशन का, ठीक है। फिल्टरेशन में इम्प्योर चीज़ों को ये अलग करती है और प्योर की सप्लाई होती है। वेटलैंड्स कैन मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। मिटिगेट का मतलब होता है, हार्श इन्वायरमेंटल
सॉरी, मिटिगेट का मतलब होता है हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि ड्रॉट, फ्लड, सुनामी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनसे भी कहीं ना कहीं वेटलैंड्स हमारे बचाव करते हैं। वेटलैंड्स आर हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड्स में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब कि इसमें एक पूरा एक बेहतरीन इन्वायरमेंट होता है जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। नेक्स्ट, वाटर स्टोरेज की बात करेंगे तो जो वाटर होता है वो पहला सरफेस वाटर होल्डिंग, दूसरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज, तीसरा ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, फोर्थ वन फ्लो रेगुलेशन एंड फिफ्थ वन फ्लड मिटिगेशन। वाटर की बात करें तो वाटर में क्वालिटी कंट्रोल है, वाटर प्यूरिफिकेशन है एंड रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिटेंशन ऑफ सेडिमेंट्स, इतनी सारी चीजें हैं दैट इज रिलेटेड टू वाटर स्टोरेज। इसमें डायग्राम में दिखाया गया है एक्वेटिक प्रोसेसेस, यानी पानी में एल्गी और जो एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो करते हैं, किस तरह से वाटर का फिजिको केमिकल स्टेटस चेंज होता है, और जो न्यूट्रिएंट डिस्चार्ज जब उसमें इंक्रीज करता है तो एल्गल ब्लूम फॉर्म होता है। ठीक है, उसके अपर सरफेस पे बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो कर जाती हैं जो कि सनलाइट को कट डाउन करती हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को हिंडर करती हैं, और जितने भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के माइक्रोबायोटा होते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में लाइट और एयर ना पहुंचने की वजह से वो डेड करते हैं और डिटोरिएट होते हैं। नेक्स्ट, जो वेटलैंड होते हैं इसमें एक दो तरह के हैं। द फर्स्ट वन इज इनलैंड वेटलैंड। इनलैंड में दो है, द फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज मैन मेड। नेचुरल में जो आपके होते हैं लेक्स और पॉन्ड्स होते हैं, स्वैम्स और मार्शेस हैं। मैन मेड जो इंसान खुद कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, उसमें आपके रिजर्वायर्स हैं, टैंक्स हैं, कूलिंग पॉन्ड है और वाटर लॉग्ड है। कोई ऐसी एरिया सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आप पानी को इकट्ठा करिए, कुछ वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो कर दीजिए। तो जनरली आप घरों में भी देखेंगे, जैसे अभी समर्स का टाइम है, छोटे से एरिया में थोड़ा सा पानी रखिए, थोड़ा वेजिटेशन मेंटेन करिए, थोड़ा जो ग्रीन मैट है उसे डाल दीजिए, तो बर्ड्स वगैरह आती रहती हैं पानी और दाने की तलाश में। तो वो भी एक छोटा सा आप इकोसिस्टम ही मेंटेन करते हैं जो बहुत सारे छोटे जीवों की लाइफ को सस्टेन करता है। नेक्स्ट, कोस्टल वेटलैंड की अगर बात करें तो इसमें भी दो तरह के हैं। द फर्स्ट वन इज नेचुरल। नेचुरल में आपके इश्यूरी हैं। इश्यूरी होती है जब नदी समुद्र में मिलती है, नदी का एक बड़ा पार्ट समुद्र में जाके मिलता है तो वो इश्यूरी बनाती है। ठीक है, लगून, लगून लेक में बनता है, जो मेराइन लेक, मेराइन वाटर होता है उसमें आपके लगून का फॉर्मेशन होता है। बे, बे ऑफ बंगाल आपने सुना होगा, बंगाल की खाड़ी, तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। कोरल रीफ, कोरल रीफ इकोसिस्टम बहुत पढ़ाया जाता है। पोल्यूशन से ये भी बहुत इफेक्ट हुआ है। ओशन की मतलब जो समुद्र की तलहटी में जो इकोसिस्टम पाया जाता है दैट इज कोरल रीफ इकोसिस्टम। बिकॉज ऑफ पोल्यूशन इनकी बड़ी ब्लीचिंग हुई है, इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट कलर्स फ्लोरिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है इनका। तो बिकॉज ऑफ पोल्यूशन इसमें भी ब्लीचिंग होती है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको पता है जब वेटलैंड्स होते हैं तो उनमें जो, ये लास्ट वन डायग्राम है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, इनकी जो जड़ें होती हैं या जो ऊपर से लटकती हैं और फिर जमीन में जाती हैं, निमेटोफोर्स टाइप की चीज़ें जो बनती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत मजबूती से वो मिट्टी और पानी को पकड़ी रहती हैं। तो ये जो हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन होती है लाइक फ्लड, किसी तरह का आंधी तूफान, सुनामी, उनको ये काफ़ी हद तक सस्टेन रोक लेती हैं। ठीक है, वेटलैंड में मैन मेड में एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर है कहीं पानी स्टोर करिए और उसमें जो भी आपको कल्चर करना है, एल्गी, माइक्रोबायोटा, उन्हें कल्चर करिए और एक लिमिटेड अमाउंट में एक छोटा सा इकोसिस्टम जो आप मेंटेन कर सकते हैं उसे बनाइए। नेक्स्ट, वेटलैंड में फूड चेन से अच्छा फूड वेब होता है, क्योंकि ये वेटलैंड है। वेटलैंड में
टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों इकोसिस्टम आपस में मीट करते हैं, तो इसमें हर तरह का वेजिटेशन भी आपको मिलता है, मतलब पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम में। और दूसरी चीज़ इसमें हर तरह के आपको जीव जंतु मिलेंगे, क्योंकि एक्वेटिक वाले भी इसमें अवेलेबल रहेंगे और दूसरे टेरेस्ट्रियल भी। तो ये इंटरलिंक्ड बहुत अच्छे से होते हैं, ठीक है। इसमें जो फूड वेब होता है वो बहुत डिफरेंट टाइप का होता है, बहुत हाई लेवल तक चला जाता है। फिलहाल ये तो बहुत सिंपलेस्ट वन है। एल्गी को खाए श्रिम्प्स, श्रिम्प्स को थोड़ी बड़ी मछली दैट इज स्नैपर, और स्नैपर को ये बगुले क्रैब है, जो कि बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मैटर, मतलब अगर ये डायरेक्टली मरते हैं तो ये डिग्रेड करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट, वेटलैंड का ऐसे देखिए तो यूज क्या है। वेटलैंड आपको फंडामेंटल इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं स्पीशीज, जेनेटिक और इकोसिस्टम लेवल पे। वेटलैंड सोर्स हैं ग्रेट इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल वैल्यू के, ठीक। वेटलैंड प्ले वाइटल रोल इन क्लाइमेट चेंज, एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन। मिटिगेशन वही हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में सस्टेन करना। वेटलैंड शुड बी रिस्टोर्ड एंड रिहेबिलिटेटेड। इनकी इंपॉर्टेंस को जानते हुए इनका रिस्टोरेशन और इनका रिहेबिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड शुड बी कंजर्व बाय इंश्योरिंग देयर वाइज यूज। रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेटलैंड एंड रामसर साइट, तो नाम का अंतर है। और वो क्यों है? क्योंकि रामसर साइट जो है दैट इज डेजिग्नेटेड बिकॉज दे मीट द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल पर्पसेस लाइक रेयर यूनिक वेटलैंड्स कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। और इसे रामसर कन्वेंशन क्यों कहते हैं? पहली चीज, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है दैट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइड यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज, राइट। नेक्स्ट देखिए, इट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान, ठीक है। ईरान में जो रामसर सिटी है 1971 में ये कन्वेंशन वहीं साइन हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, क्या क्या चीजें थी आपकी रामसर कन्वेंशन में? इट प्रिजर्व द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड्स, राइट। साइन किया गया 2 फरवरी 1971। लोकेशन थी रामसर इन ईरान। इफेक्टिव हुआ 21 दिसंबर 1975। डिपॉजिटरी इसकी जो थी डायरेक्टर जनरल ऑफ यूएनसीओ। पार्टीज इसमें थी 171। रामसर साइट्स आर प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट करना जरूरी हुआ अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑफ द कन्वेंशन। नेक्स्ट, राइट नाउ 80 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, जो रिपोर्ट बिल्कुल रिसेंट है विच इज इन 2024। द फर्स्ट वन आंध्र प्रदेश कोलेरू लेक। इसमें मैंने 80 के 80 रामसर साइट्स तो नहीं मेंशन किए हैं, फिर भी कुछ के नाम दिए हैं। द फर्स्ट वन इज आंध्र प्रदेश कोलेरू लेक, सेकेंड आसाम की दीपर बील, थर्ड बिहार कनवार लेक, गोवा नंदा लेक, गुजरात खिजड़िया नाल सरोवर, थोल लेक और वधावना वेटलैंड। यूपी में टोटल 10 वेटलैंड्स रिपोर्टेड हैं, नाम पढ़ लीजिए। फर्स्ट पखीरा सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समासपुर बर्ड सेंचुरी, सांदी बर्ड सेंचुरी, सरसाई बर्ड सेंचुरी, समान बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर एंड अपर गंगा रिवर। इसमें ज्यादातर वेटलैंड्स में आपको बर्ड सेंचुरीज मिलेंगी डोमिनेटिंग। नेक्स्ट,
उत्तराखंड में असान बराज, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन विच इज लार्जेस्ट हमारे यहाँ का वेटलैंड है सुंदरवन, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, केरला में अस्टामुदी वेटलैंड, सस्ताम कोटा लेक। लार्जेस्ट रामसर साइट वर्ल्ड में अगर पूछी जाए तो दैट इज रियो नेग्रो इन ब्राजील 120,000 स्क्वायर किलोमीटर, एंड एनगिरी टुम्बा मेंडोम्बे इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 60,000 स्क्वायर मीटर। थर्ड वन क्वीन मॉड गल्फ इन कनाडा विच इज ऑल्सो 60,000 स्क्वायर मीटर। लार्जेस्ट रामसर साइट इंडिया में अगर पूछी जाती है, देखिए बिकॉज ये सेमेस्टर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके लिए। लार्जेस्ट रामसर साइट्स इन इंडिया दैट इज सुंदरबन वेटलैंड्स जो कि 4,230 स्क्वायर किलोमीटर है। वेस्ट बंगाल फेमस फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट, स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया रेणुका वेटलैंड है 0.2 किलोमीटर स्क्वायर का, that is in Himachal Pradesh. First Ramsar site in India, Chilka Lake of Odisha and Keoladao National Park in Rajasthan. देखिए 20 अभी तक जो टोटल वेटलैंड्स रिपोर्टेड थे हमारे यहाँ 75 थे। 2 फरवरी 2024 से पहले 5 वेटलैंड्स जो कि न्यूली अभी ऐड किए गए हैं रामसर लिस्ट में, उनके नाम हैं यहाँ, जो कि 1 फरवरी के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल था। 5 जो न्यूली रिपोर्टेड वेटलैंड्स हैं उनके नाम हैं मगादी केरे बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका, अंकासा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन कर्नाटका, अघानाशिनी इश्चरी कर्नाटका, करावैती बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व तमिलनाडु। वेटलैंड्स को किडनी ऑफ अर्थ कहते हैं। किडनी कहने का मतलब होता है, इनका काम कुछ इससे रिलेट करता है, विच इज द फिल्टरेशन, इम्प्योर और प्योर को अलग अलग करना। कैसे करते हैं? वेटलैंड्स प्यूरिफाई वेस्ट मैटर थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, रेडिएशन, बायोडिग्रेडेशन एंड पिसिकल्चर। ठीक है, किन प्रोसेसेस के द्वारा? ऑक्सीडेशन, रेडिएशन, बायोडिग्रेडेशन एंड पिसिकल्चर। वेटलैंड्स आल्सो रेगुलेट एंड मेंटेन द प्लैनेट्स एयर एंड वाटर साइकिल्स इंक्लूडिंग द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मीथेन एंड कार्बन। थ्रेट्स टू वेटलैंड। थ्रेट्स क्या क्या है? पॉल्यूशन, हर चीज को अफेक्ट किया है तो वेटलैंड को कैसे छोड़ेगा? किस तरह के पॉल्यूशन? पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और फ्रॉम मेजर स्पिल्स all pose serious threats to wetlands. As well as being threatened by pollution, wetlands also have an important role in addressing it. They can act as natural filters helping to remove pollutants from the water. Natural filters होते हैं जो कि water से pollutants को हटाते हैं। मेजर थ्रेट्स में क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ह्यूमन का है कि बस मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं, तो अर्बनाइजेशन। अगर पूरी तरीके से अर्बनाइजेशन हो जाएगा तो इन चीज़ों को भी इस्टेब्लिश करने के लिए हमें जगह चाहिए। और एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर, किसी भी चीज़ को एग्जॉस्ट आउट करने में तो मौत आगे है, घुस जाएंगे, वेटलैंड हो चाहे कोई भी एरिया हो। इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ नॉर्म्स बनाने ज़रूरी है, लीगल एस्पेक्ट्स लाने ज़रूरी है। लैंड बेस्ड इंडस्ट्रियल आउटफॉल्स एंड कम्युनिटी प्रेशर। कम्युनिटी का प्रेशर क्यों है? फ्यूल, फूड एंड फॉडर। ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, तो सबको सब चीज़ प्रोवाइड करना या कुछ अपने लेवल पे चीज़ों को जुटाना, इसका प्रेशर रहता है। द अदर मेजर थ्रेट्स इंक्लूड अ मेजर थ्रेट टू द इनलैंड वेटलैंड इज द एक्वेटिक वीड्स। देखिए ये भी एक प्रॉब्लम है, वीड्स जो होती है एक्वेटिक वीड्स, ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती है वाटर बॉडीज़ में। इसमें कौन सी वीड्स हैं? साल्विनिया, पिट्स, आइकॉर्निया, हाइड्रेला। ठीक है, ये डिटोरिएट करती है, काम वही करती है कि पूरे पूरे इकोसिस्टम को बैठा देती है, कट डाउन करती है सनलाइट को, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुकती है और मरने लगते हैं जो भी इसमें के एक्वेटिक इकोसिस्टम और प्लांट्स होते हैं। Subsequently, the human use system fails,
productivity drops, aesthetic value diminish, and detritus organic matter accumulates, filling up the wetland basin. वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको बताया गया है 2 फरवरी को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, और इसमें जो बातें रखी जाती हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, चीज़ों को सस्टेन कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, ये सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं। एवरी ईयर 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट 2024 का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया था, उसमें हर बार की थीम अलग होती है। इस बार की थीम थी इनकी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग्स। ठीक है, इसमें ह्यूमन वेलबींग की बात की गई थी अप टू फिजिकल, मेंटल एंड इन्वायरमेंटल, सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे वही है रामसर कन्वेंशन, जो कि 2 फरवरी 1971 को और वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। पहला वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया था 1997 में। इसे कहा जाता है प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर वेटलैंड्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट एंड वाटर रेगुलेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट रखे जाते हैं। पहली चीज़, वेटलैंड की क्या इम्पोर्टेंस है और हमें इसका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद ग्लोबली कंट्रीज़ मिलके कैसे इसके कंजर्वेशन और इसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए काम किया जा सकता है। वेटलैंड को जिन चीज़ों से थ्रेट्स है या जिन चीज़ों से नुकसान है उन्हें कैसे डील किया जा सकता है। हैबिटेट लॉस और पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज पे कैसे काम किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, जिसमें कि कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट्स टू प्रायोरिटाइज वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, वेटलैंड अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करती है एंड प्रोवाइड वाइटल इकोसिस्टम सर्विस इंक्लूडिंग वाटर प्यूरिफिकेशन। These ecosystems support livelihood and economies around the world. Wetland act as buffer, जैसे कि बचा लेना, रोक लेना अगेंस्ट फ्लड, ड्रॉट एंड स्टॉर्म्स। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से आपको बचा लेती हैं। स्टोर करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। वेटलैंड्स कंट्रीब्यूट कल्चरल, रिक्रिएशनल एंड एस्थेटिक वैल्यूज। कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी, देखिए इसमें कंजर्वेशन की बात तो होती है और सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, तो क्योंकि वेटलैंड्स में दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व है, फ्लोरा एंड फौना, और दोनों तरह की, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बोथ, राइट। फिर इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है अमंग कंट्रीज टू सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू एजुकेट एंड इंस्पायर एक्शन टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स। ठीक है, हैबिटेट लॉस और पोल्यूशन से बचाने के लिए। सो ये बात हो गई टोटल वेटलैंड्स की, और ये 5th सेमेस्टर के इकोलॉजी वाले पेपर के यूनिट 1 में है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस क्योंकि एमसीक्यू है तो कवर अप हो सकते हैं कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, मैंग्रोव रिच फॉरेस्ट कौन सा है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट कौन सा है। सो ये एक मेरी कोशिश थी। आई होप अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। So that's all for today. Thank you so much.